तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं रखना, आपको एजेंडा रखना है कि आप अपने लोगों के लिए क्या करोगे। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो पूंछ का है, चाहे वो रजौरी का है, सबकी प्रॉब्लम हमारी कॉमन है। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है करप्शन, हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। आपका फ्यूचर बन गया, आप राजपाट करते आए हो, आप मंत्री बनोगे, झंडी लगाओगे खूब। आज इनकी देखो, इनका रिटर्न देखो, अगर आप इनकी प्रॉपर्टी रिटर्न जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके देखो, जिस नेता ने पिछली बारी प्रॉपर्टी अपनी 30 लाख की शो की होगी, अगले इलेक्शन में वही नेता 30 की 50 की करोड़ पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंचती है, कि सवाल क्यों नहीं पूछता? तनख्वाह के ऊपर पहुंचती है, इनको कोई ठेकेदारी है, इनको कोई कमीशन है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आज आपकी ज़मीनें हैं 10 कनाल, अगली बारी हो जाती 100 कनाल। तो हम लोगों ने आपके लिए थोड़ा पैदा हुए हैं कि हम दंगर क्लास हैं, हम वोट जहाँ कहोगे वहाँ डाल देंगे। अब हमारी जनरेशन तैयार है, हम पढ़े लिखे कीन ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो कश्मीरी हो। मैं अपने हर नौजवान भाई को यही कहूँगा कि इट इज़ द टाइम फॉर अस। अब हमारे वोट में ताकत आई है, इलेक्शन आने दीजिए, एटलीस्ट ये ब्यूरोक्रेटिक राज खत्म होगा, हमारे अपने लोग राज करेंगे और हम सोच समझ के अब की बारी वोट डालें। क्योंकि इनके पास भी अब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इतना ही है, 15% के हिसाब से ये भी कोई मंत्री 9 ही मंत्री बना सकते हैं। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये जो पहले 25-25 का काफिला होता था, 40 मंत्री होते थे, ऐसा खत्म है। एमएलसी होंगे ही नहीं अब आपके पास। अपर हाउस खत्म है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर्टेल्ड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर होगा, पुलिस और विजिलेंस की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगी। आप बन के भी मिनिस्टर अगर हमारी सेवा नहीं करोगे, 5 साल में हम बदल देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सहानी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू जी। असीम सर, ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, कानूनी रूप से अगर इस पे हम नज़र दौड़ाएं, क्या है ये और किस तरह से जो है इसको रिपोर्ट के रूप में जो लोगों को लेना चाहिए? डैंग साहब, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, तो कोई भी कमेंट करने से पहले कि ये कानूनन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सही हुआ, गलत हुआ और हुआ क्या, मैं ये रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से आपको भी और आपके बाकी पत्रकार साथियों को पूछना चाहूँगा, किसी ने ये रिपोर्ट देखी? पूरी तरह से तो नहीं। क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। जी। इसका एक प्रोसीजर होता है, इसने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होना होता है। ऑफिशियल गैजेट में ये स्टेट, यानी कि अगर असेंबली हो या स्टेट हो या यूटी हो, तो हमारी लोकल जो ऑफिशियल गैजेट होगी, और उसके साथ ही साथ नेशनल ऑफिशियल गैजेट में, जैसे ई गैजेट या गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पब्लिश होगी। अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई। इसका एक मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, डिलिमिटेशन काम कैसे करता है। लेकिन हैविंग सेड सो, क्योंकि अब ये कॉपीज जो हैं एसोसिएट मेंबर्स को दी गई हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ओरिजिनली मेंबर कौन होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, एसोसिएट मेंबर कौन होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स को देने का क्या मतलब होता है, और इसके बाद एसोसिएट मेंबर्स का क्या रोल होता है, और आगे अब रिपोर्ट ने क्या होना है, रिपोर्ट को पब्लिश होना है, रिपोर्ट को फॉर्मली टेबल होना है, गवर्नमेंट को जानी है, पार्लियामेंट को जानी है, तो इस हिसाब से इस रिपोर्ट को होना है। उसके बाद ये रिपोर्ट अपनी फाइनलिटी अटेन करेगी। जब वो फाइनलिटी अटेन करेगी, फिर हमें पता चलेगा इसका रूपरेखा क्या है, रिपोर्ट में क्या कहा गया। बाकी जो आपने क्या पूरी तरह से नहीं देखी, वो कुछ वो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, वो मैंने भी पढ़ा है। मेरे को भी उसके पढ़ने के बाद ना सिर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है, क्योंकि वो 2 या 3 लीव्स जिसको जैसे सूट करते हैं, वो बाहर लीक कर रहा है कि ये होने वाला है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। तो पहले मैं आपके जनता के लिए और आपके मतलब व्यूअर्स के लिए ये बता दूं, विदाउट एनी कमेंट्स, कि पॉलिटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। जी। हम सब ये जानते हैं कि जे.एंड.के स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना दी गई। जी। अगस्त 2019 को ये एक बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट ने, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसे हम कहते हैं 2019, वो आया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है हमारे लिए? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे लिए समथिंग एकिन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हमारी हमारी एक समझ लीजिए कानून की रूह है, कानून जो हमारा अब होगा कैसे। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ही बता दिया था कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज क्या हो हल्ला हो रहा है, किस बात पे हो हल्ला हो रहा है? जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो हमें पता चल गया था हम यूनियन टेरिटरी बन गए, हमें पता चल गया था हमारी सर्विसेज बदल जाएंगी, हमें पता चल गया था हमारा हाई कोर्ट जो है कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख होगा। ऐसे ही हमें उस दिन जो लोग कानून जानते हैं उनको पता था, सेक्शन 11, सेक्शन 59, सेक्शन 60, 61, 62 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हर चीज बात कर रही थी डिलिमिटेशन के बारे में। हर चीज बात कर रही थी जे.एंड.के में असेंबली होगी, हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, अब जो एमएलसी होंगे वो नहीं होंगे। असेंबली के मेंबरान हमारे 107 से 114 बना दिए गए, यानी कि 7 की एक्सेस आ गई। उन 7 में भी हमें बता दिया गया था वो 7 कैसे एक्सीड करेंगे। जो टेरिटरी हमारी पाकिस्तान के अंडर है, उसका उनका एमएलएस की सीट रखी गई थी अभी तक। तो ये सारा कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में,
ऐसा क्या हो हल्ला बनाना, या तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो या जनता इतनी हमारी भोली है उनको समझ नहीं आता। ये चीज़ें तो पहले ही प्रोवाइडेड थी। हमें ये भी पता था नंबर ऑफ मंत्री कितने होंगे, अब असेंबली हमारे कितने दिन की होगी, कहाँ लिखा है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है, इसमें कोई राज की बात तो है नहीं। अब सवाल नंबर 2 आ गया कि अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रूह से हमारी डीलिमिटेशन हो गई। अब मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ लॉयर, क्योंकि मुझे पूरा पुराना पिछला पता था कि डीलिमिटेशन हमारी सीज्ड थी, सील्ड थी 2026 तक। पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, जो कि जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई ये कह रहा था यार 2002 में कहीं जाकर 2002 में आपने आने वाले 25 साल के लिए हमारी डीलिमिटेशन ही बंद कर दी थी। यानी कि 2 जनरेशन उसके अंदर चेंज हो जानी थी, यही तो हम शोर मचाते थे। अब अगर डीलिमिटेशन आपकी बाय वर्च्यू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको 2026 में जो काम होना था वो 2022 में हो गया, 4 साल पहले हो गया, ऑल थैंक्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अंडर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काम कर रहा है, आपके कैडर बन गए हैं, आपके लद्दाख कैडर बन गया, जम्मू कैडर बन गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आ गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू आ गया। टाइम टू टाइम हम इंप्लीमेंटेशन तो कर रहे हैं, इसी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन, डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन स्टार्ट हो गई, जिसको परिसीमन आयोग कहा जाता है हिंदी में। अब वो परिसीमन वालों ने आज से नहीं, कई दिनों से अपना काम शुरू किया हुआ था। उसको हेड कर रही हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। उसमें आपके चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं सुशील चंद्रा, वो मेंबर हैं एक्स ऑफिशियो। उसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ J&K, जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, श्री के शर्मा साहब, वो भी मेंबर है। उसमें आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार सिंह साहब भी मेंबर हैं। उसके अलावा होता क्या है, 5 मेंबर जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो एसोसिएट मेंबर होते हैं, और 5 MLAs ने एसोसिएट मेंबर होना होता है इफ़ देयर इज एन असेंबली। क्योंकि हमारे यहाँ असेंबली नहीं है तो 5 MLA मेंबर नहीं बन सकते। 5 MP, क्योंकि हमारी सीटें इतनी थी टोटल 4 की, तो वो चारों के चारों एसोसिएट मेंबर हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, जुगल किशोर साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, और हमारे जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साहब हैं, ठीक है जी। तो ये लोग तो एसोसिएट मेंबर हैं, ये तो पहले दिन से पता था, बाय वर्च्यू ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002 रेड विद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये हम लोगों को, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनना था, उसने अपना काम करना था। J&K में इलेक्शन असेंबली के और लोकसभा के अगले नहीं हो पाएंगे जब तक डीलिमिटेशन नहीं होगी, तो ये तो होनी थी। अब डीलिमिटेशन किसने करनी है और क्या होता है डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन ऐसे होता है जैसे कि आपके पास 15-20 बॉल्स हैं, 15-20 बॉल पहले अलग-अलग येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड में बंटी हुई थी। अब आपने सब इकट्ठी करके उसको वापस काट के बराबर बांट दिया कि 4 तेरी, 4 नीचे वाले की, 4 ईस्ट में, 4 नॉर्थ में। मतलब परिसीमन का मतलब है आपने लिमिट कर दी फिर से कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? 7 कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी बढ़नी थी। 7 ऐसे तो नहीं कि जम्मू को रखते हुए एक जम्मू में से काटनी थी। अगर जम्मू के अंदर लेट से आपने गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कैंट, उसको काट के आपने 2 बनानी है, तो आपने रीऑर्गेनाइज तो करना है। 1 लाख की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी था या 1.5 लाख था, उसको आपने 75-75 हज़ार काटा, तो फिर तो आप डाउन चले गए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और ईस्ट और वेस्ट ऊंची हो जाएगी। तो परिसीमन का मतलब है आपने अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग, मैं आपको बताऊंगा ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है कि क्या क्या आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने काट के नई सीमाएं, नया परिसीमन, नया लिमिट करनी है कॉन्स्टिट्यूंसीज को। ये पूरा डिफाइंड है, उन्होंने उस तरीके से काम किया है। तो कोई हैरानगी की बात नहीं कि अब अचानक क्या हो गया। आपको ये पता था कि हमारे जो नए वोटर ऐड हुए, जैसे कि आपके वेस्ट पाक रिफ्यूजीज बाय वर्च्यू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए, आपका वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट मिला, हमारे कहीं ऐसे गोरखा ब्रदर्स हैं जिनका राइट टू वोट नहीं था, उनको मिला। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसियां वो 5-5, 10,000, 20,000, 65,000 तक भी मैंने सुना है कि वो हैं, उनको कहीं ऐड करना है तो कहाँ करना है? उनको उस तरीके से नए तरीके से रीअसेंबल, रीलिमिट करना था, और रीलिमिट किया। अब वो रीलिमिटेड ड्राफ्ट रिपोर्ट चली गई एसोसिएट मेंबर्स के पास। इसमें कोई होई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, ये सब एक पॉलिटिकल दकियानूसी ड्रामा है। एज ए लॉयर मैं ये समझता हूँ कि लिमिटेशन, जो डीलिमिटेशन पैनल है, डीलिमिटेशन कमीशन है, उनको वो तो देर हो गई उनको काम करने में। ये काम तो उनको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो उनका इतना ज़्यादा वक्त तो डीलिमिटेशन एक्ट में है ही नहीं प्रोवाइडेड। डीलिमिटेशन का एक लिमिटेड पीरियड कि आपने इस तरीके से, ये तो ऐसे है जैसे 3-4 हम भाई हैं, भाइयों के बीच में जायदाद कटनी है, तो इसमें कौन सा पहाड़ का तोड़ना था? काटने थे, आपने नंबर ऑफ मेंबर्स लेने थे, रिप्रेजेंटेशन ले लेनी थी, रिप्रेजेंटेशन के बाद डिसाइड करना था कि आपने किस हिसाब से उसको काटा है। अब जो मोटा मोटा आपके माध्यम से मैं बता दूं आपके व्यूअर्स को, और जो हम लोगों को, जो दो ज़्यादा, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है। जैसे आपके माध्यम से मैंने कहीं सुन लिया, कहीं मीडिया में, या कोई मुझे एक व्हाट्सएप आया, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं
कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी जो हैं वो उतनी ही रह रही हैं, क्योंकि हम आपको याद होगा हमारे पास लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जे के स्टेट में हुआ करती थी, अब वो कटने के बाद रीऑर्गेनाइज हो गई, लद्दाख चली गई हमसे बाहर। अब जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई बारामूला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नंबर 2 आ गई आपकी अनंतनाग, ठीक है, नंबर 3 आ गई श्रीनगर, नंबर 4 आ गई उधमपुर, नंबर 5 आ गई जम्मू। तो ये पहले समझना ज़रूरी है कि क्या हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी, आंसर इज नो, ये 5 थी, 5 की 5 ही उस हिसाब से रह रही हैं। अब अनंतनाग और राजौरी को ऐड कर दिया गया। पहले हमारी जम्मू, राजौरी, पुंछ एक थी, आपकी वहाँ कठुआ, रामबन, डोडा ऐसे करके थी। अब ये पहले 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौन सी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी आई, क्योंकि आपने बड़े गुलदस्ते के अंदर छोटे छोटे फूल डाले। अब वो छोटे फूल समझना जरूरी है कि कौन सी नई असेंबली सीटें बनी और वो कौन सी नई असेंबली सीटों में आप कौन लोग आएंगे। ये हैरानगी की बात है, लोग यही ताज्जुब में। मेरे ख्याल से तो दिस इज डेमोक्रेसी, ये तो दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमें खुश होना चाहिए कि अब नए समीकरण बनेंगे, नए लोग आएंगे, वो पुराने दकियानूसी खत्म हो गए, आपका मिक्सचर बनेगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। जब कोई बंदा पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैंने इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क करना है, इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा इतना वोट बैंक है, मेरी पार्टी का इतना वोट बैंक है। अब आपका कोई बहुत पहाड़ नहीं टूटा, थोड़े से चेंजेस हुए हैं, मैं आपको जैसे समझाता हूँ। बारामूला में आपने नंबर 1 पे ऐड किया है करना, उसके नंबर ऑफ वोटर्स बता दिए, एससी वोटर बता दिया, एसटी वोटर बता दिया और डिस्ट्रिक्ट बता दिया। फिर ऐसे ही त्रेगाम, नंबर 3 कुपवाड़ा, नंबर 4 लोलाब, नंबर 5 हंडवारा, नंबर 6 लंगेत, नंबर 7 सोपोर, नंबर 8 रोहामा रफियाबाद, ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कटी है, पहले रफियाबाद अकेली थी। फिर उड़ी, फिर बारामूला, तंगमार्ग, कुंजर, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी कटी है। पट्टन, सोनावड़ी, बांदीपुरा, गुरेज को शेड्यूल ट्राइब रखा है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी, बडगाम और बीड़वा। टोटल ये बना दिया इन्होंने 2,58,000 तकरीबन, ये इन्होंने जो फिगर दे रखी है वो उसका है। इसमें एससीज 2916 हैं, एसटीज 1,83,534 हैं। तो ये टोटल ऐसे करके एवरेज इन्होंने बना दी। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने बनाई श्रीनगर की। श्रीनगर में इन्होंने रखा कंगन, जो कि शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर रखा गांदरबल, हजरतबल, खनियार, श्रीनगर साउथ, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी कट गई। सोनवर, छनपुरा, जूनीमार, शायद जूनीमार भी नहीं है, ईदगाह, सेंट्रल शलतांग, खान साहब, चरार शरीफ, चडूरा, पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा और शोपियाँ, शायद इनमें भी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कटी हैं। उसका भी नंबर ऑफ वोटर्स दे रखा है कि टोटल वोटर कितना है, उस हिसाब से ये पूरा डिटेल बना रखी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आई फिर अनंतनाग राजौरी। अब हैरानगी की बात लोगों को ये हो रही है कि अनंतनाग यानी कि जो साउथ कश्मीर है उसको कनेक्ट कर दिया राजौरी के साथ। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी डाली। अनंतनाग राजौरी में सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई जैनपुरा, नंबर 2 आ गई डीएचपुरा, नंबर 3 आ गई कुलगाम, नंबर 4 देवसर, दूरू, लिरनू को एसटी रखा है इन्होंने। अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग यानी कि अनंतनाग को काट के भी 2 बनाया। बिजबहारा, अनंतनाग ईस्ट, तो 3rd अनंतनाग में आ गई। पहलगाम। अब नेक्स्ट आ जाइए, जो जम्मू डिवीजन की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां मिक्स कर दी गई है। अब वो कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, हैरानगी की लोगों को बात ये लग रही है कि जी कश्मीर डिवीजन में लोकसभा सीट में जम्मू डिवीजन की सीटें मिक्स हो गई। अब मजेदार बात ये देखते हैं कौन सा ऐड हुआ इसके अनंतनाग के अंदर। नौशहरा, राजौरी, दरहाल शेड्यूल ट्राइब रखा है इन्होंने, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर। यानी कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है मुगल रोड से कनेक्टेड है, जो यहाँ से नौशहरा से स्टार्ट हो गया, नौशहरा आपका चला गया आपका राजौरी, धराल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली, मेंढर, तो ये पूरा एरिया कनेक्ट होकर ये नीचे वाली साउथ कश्मीर के साथ कनेक्ट हो गया। तो पार्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, पार्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन, इन दोनों को मिक्स करके एक अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई। अब नेक्स्ट जो है इसमें टोटल देख लीजिए शेड्यूल ट्राइब वोटर कितना आ रहा है। 515180 टोटल ये आ रहा है। शेड्यूल कास्ट आ रहा है 37976 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरेट है 2620539। नंबर ऑफ सोल्स आपके ऐसे आ रहे हैं। ऐसे ही आपने श्रीनगर में रखा 2677448, ऐसे ही बारामूला में रखा 2586537, यानी कि दो ऐसे ही मैं कह रहा हूं ना, फिगर बराबर चल रही है, 2626 चल रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब इन्होंने बनाई नेक्स्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले की थी, उसमें रखा आपने उधमपुर। उधमपुर में सबसे पहला आ गया मुगल मैदान, तो ये वहीं से आ रहा है हमारा डोडा किश्तवाड़ रामबन राजो, इसको मिक्स करके। नंबर 2 आ गया किश्तवाड़, नंबर 3 आ गया पाडर, नंबर 4 आ गया, पहले पाडर जो था किश्तवाड़ के अंदर ही था। मुगल मैदान भी मेरे ख्याल से अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी काटी गई। फिर आ गया भदरवा,
फिर आ गया डोडा, फिर आ गया डोडा वेस्ट भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, फिर आ गया रामबन, बनिहाल, फिर उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट, पहले उधमपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, फिर आ गया चनैनी, फिर आ गया रामनगर, इसको शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रखा, फिर आ गया बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ और हीरानगर। तो इन्होंने यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को यहाँ मिक्स कर दिया, रियासी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से काट दी गई। अब समझिए, मतलब अगर आप नक्शा हमारे पास हो तो हम नक्शे में समझ सकते हैं कि रियासी को यहाँ पर काट दिया गया, आपका रखा रामबन, आपका रखा एक कठुआ हीरानगर तक, और आपका वहां से वो पोर्शन रखा। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, आप एरिया से मत जाइए कि मैंने गाड़ी लेके यहाँ ट्रैवल करना है, मैंने कैंपेनिंग करनी, आप जाइए नंबर ऑफ सोल्स पे। अब इसका टोटल पॉपुलेशन हो गई 2098636113, इसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आ गई 362112, शेड्यूल ट्राइब आ गई 227140। ये नंबर ऑफ सोल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट में आया। अब आ जाइए नेक्स्ट जी, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी आ गई जम्मू। अब जम्मू में रखा इन्होंने माहौर, पहले वो रियासी में हुआ करता था और रियासी से भी आगे उधमपुर इस साइड होता था। फिर रखा रियासी, ये भी जम्मू में डाल दिया। फिर रखा माता वैष्णो देवी, ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कट रही है, कटरा के ऊपर के पोर्शन को शायद माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। फिर रखा रामगढ़ को शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया। पहले सांबा हुआ करता था शेड्यूल कास्ट, अब रामगढ़ को शिफ्ट कर दिया, सांबा जनरल कर दिया। फिर रखा विजयपुर, फिर रखा बिश्ना भी एससी कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी इन्होंने, आरसपुरा भी एससी कर दी, आरसपुरा और सुचेतगढ़ को कंबाइन कर दिया। फिर रखा इन्होंने जम्मू साउथ, मेरे ख्याल से जम्मू साउथ शायद मीरा साहब तक आगे तक जाएगा, जो पहले ये एरिया आरसपुरा में था, इसको काट के जम्मू साउथ में डाल दिया। फिर रखा बहू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहू जो थी वो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, तहसील थी, अब बहू को भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया। अब कितना एरिया आएगा कितना नहीं आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिर रखा जम्मू ईस्ट पहले भी थी, बलवाल नगरोटा, पहले बलवाल डोमाना अलग था, बलवाल जो था उसमें फॉल करता था कोट बलवाल डोमाना में, नगरोटा अलग था, इन्होंने वहां से पीछे से बलवाल नगरोटा को ज्वाइन किया। फिर रखा जम्मू वेस्ट, फिर रखा जम्मू नॉर्थ, फिर रखा मड़ को शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया। अखनूर भी शेड्यूल कास्ट बन गया। खोड़ भी आ गया इसके अंदर, जम्मू के अंदर पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और कालाकोट सुंदरबनी नौशहरा, ये तीन कनेक्टेड थे। नौशहरा को इन्होंने अनंतनाग में भेज दिया, कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू में रखा। अब फिर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्स कितना आ गया। टोटल नंबर ऑफ सोल्स आ गया 228376, ये इलेक्टोरेट है, ठीक है जी। 519483 शेड्यूल कास्ट है, 211066 ये शेड्यूल ट्राइब है। और इसी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स उसके डिफाइन कर दिए, रियासी, सांबा, जम्मू, राजौरी, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्होंने बना दिया। ये है जिसकी वजह से इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की वजह से लोग परेशान हो गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, कौन कहाँ जाएगा। मेरे ख्याल से ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम था, उन्होंने अप्रोप्रिएटली जस्टिस करने के लिए कि तकरीबन हम नंबर ऑफ सोल्स अगर ये 20-20 लाख का बनता है कि जो भी फिगर बनता है वो कैसे इक्वली करना है डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने वैसे किया। तो एज अ लॉयर अगर मेरा आप पूछें, क्योंकि पॉलिटिकल मैं तो हूँ नहीं, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो सिंस आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, मुझे ये नहीं सोचना कि ए पार्टी को फायदा होगा कि बी को होगा कि सी को होगा। मुझे ये सोचना है कि कानूनन ये ठीक तरीके से काटा गया, क्या इसका जो इनका डिवीजन था वो सेंसस बराबर लिया गया, नंबर ऑफ सोल्स बराबर आए, नंबर ऑफ पीपल बराबर आए, शेड्यूल ट्राइब में बराबर आया, तो क्या वो उस कानून की रूह से बराबर चल रहा है? मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबर चल रहा है। मैं आपको वहां लेके चलता हूँ आपकी कैसे ये कौन से लॉ में प्रोवाइडेड था, जैसे आपने शुरू में पहला सवाल पूछा टैंक साहब। अब हम बात कर रहे थे सेक्शन 11 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हम सबसे पहले करेंगे स्टार्ट, हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से स्टार्ट। अब अगर आपके कैमरामैन ये सेक्शन 11 दिखा सकें, मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपके लिए ये खोला है, आपके व्यूअर्स के लिए भी खोला है कि कैसे ये कहाँ से आ रहा है। जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो J&K के लिए एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर 1976, ये सेक्शन 11 बोल रहा है, ठीक है। अब इसी में बता दिया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने हमें 2019 में कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसियां फिर से काटी जाएंगी, डिलिमिट होंगी। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे the delimitation of parliamentary constituencies order 1976 shall stand amended and directed in the second schedule of this act। 2019 reorganization में उन्होंने कहा इसकी amendment होगी और ऐसे होगी amendment उसकी। The election commission may conduct the elections to the house of the people for the union territory of Jammu and Kashmir and union territory of Ladakh as per the allocations of seats specified in the delimitation of parliamentary constituency order 1976 as amended by this act। यानी कि जो 1976 का delimitation of parliamentary constituencies का एक्ट है उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट शेड्यूल 2 ने अमेंड किया, और जो अब इलेक्शन होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस होंगे।
अब आप सेक्शन 12 पढ़िए, प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स, एवरी सिटिंग मेंबर इन द हाउस ऑफ द पीपल हो गया लोकसभा, representing a constituency which on the appointed day by virtue of the provision of section 10 stands allotted with or without allocation of alteration of boundaries to the successor union territory of Jammu and Kashmir or union territory of Ladakh as the case may be, shall be deemed to have been elected to the house of people by that constituency so allotted. इसका क्या मतलब है? सेक्शन 12 ये कहती है कि जो आज की डेट में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो जो एमपी आपके ऑलरेडी थे, यानी कि लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट, अनंतनाग का, जम्मू का, श्रीनगर का, वो एमपी जैसे हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनकी दो यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लेकिन जो एमपी होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब अगला इलेक्शन जो होगा अब वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का होगा, तो वो उस हिसाब से अब नए हिसाब से 1976 डिलिमिटेशन ऑर्डर जिसको 2013 में होगा। अब ये आ गया, लेट्स से द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सच सिटिंग मेंबर्स शैल रिमेन अनऑल्टर्ड, तो यानी कि वो जो उनका टर्म था वो अल्टर नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं, क्योंकि ये जनता के जानने के लिए बहुत जरूरी है कि डिलिमिटेशन आ कहां से रहा है और जरूरी क्यों था डिलिमिटेशन, क्या जरूरत आन पड़ी इसकी। अब ये देखिए सेक्शन 14, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। अब हम सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की नहीं। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जिस एडमिनिस्ट्रेटर को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कहोगे, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे यूनियन टेरिटरी के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एक असेंबली होगी। उस असेंबली का क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी 107। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर एमएलएज होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होंगे, और वो कितने होंगे, 107। आगे, notwithstanding anything contained in subsection 3 until the area of union territory of Jammu and Kashmir under the occupation of Pakistan ceases to be so and the people residing in that area elect their representatives, 24 seats in the legislative assembly of union territory and Kashmir shall remain vacant। जैसे मैं आपको कह रहा था, जो हमारा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 24 सीट्स को अभी भी वेकेंट रखा हुआ है कि उनको कंसिडरेशन, उनको अभी अकाउंट में नहीं लिया जा रहा फॉर रेकनिंग द टोटल मेंबरशिप एंड और जब वो वापस आएगा वो एरिया, वहां के लोग उसको इलेक्ट करेंगे तो वो 24 सीटें उनको दी जाएंगी। द सेड एरिया एंड सीट शैल बी एक्सक्लूडिंग डीलिमिटिंग। अब जो डीलिमिट आप कर रहे हो उस एरिया को अभी डीलिमिट नहीं किया जा रहा, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है, जब तक वो हमारा पार्ट बनता। ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1995 as applicable to union territory of Jammu and Kashmir shall stand amended as directed in the third schedule। आगे आ गया, seats shall be reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assembly of the union territory of Jammu and Kashmir। इसीलिए सीटें रिजर्व हो रही हैं क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो ये क्लॉज सब क्लॉज 6 ये बोल रहा है, the number of seats reserved for scheduled caste and scheduled caste in the legislative assembly of the UT of Jammu and Kashmir under subsection 6 shall bear as nearly as may be the same proportion to the number of seats in the assembly as the proportion to scheduled caste in the union territory of Jammu and Kashmir or of the scheduled tribes in the union territory of Jammu and Kashmir with respect to which seats so reserved bears the total population of the union। अब ये भी समझा दिया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आपने प्रोपोर्शनेटली एससीज और एसटीज को सीटें काट कर देनी है, ये भी एक्सप्लेन्ड है। तो इसमें क्या नई बात आ गई अगर एसटी सीटें या एससी सीटें बन गई। आगे एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने बता रखी है कि पॉपुलेशन क्या होगा। इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस इन विच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। यानी कि जो पिछला सेंसस गया उस सेंसस में जो पॉपुलेशन प्रिस्क्राइब्ड होगी, क्योंकि हमारा सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है, वो हर कुछ सालों के बाद सेंसस होता है, सेंसस ऑपरेशंस होते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है पॉपुलेशन आपने ये नहीं कि जो मनगढ़ंत पॉपुलेशन है कोई भी कहीं से उठा ले, जो सेंसस के फिगर्स हैं लास्ट प्रीसीडिंग के वो वहां से लेना है। आगे उसको एक्सप्लेन करता है, प्रोवाइडेड दैट विद दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग census of which the relevant provisions have been published shall until the relevant provisions for the first census taken after the year 2026 have been published। अब आ गया 2026 जो मैं आपको कह रहा था साल, be construed as a reference to the 2011 census। जो 2026 का सेंसस कहा गया था, अगला जो डिलिमिटेशन होगा, अगला सेंसस होगा वो 2026 में होगा।
हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कह दिया अब आपने उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है 2011 सेंसस। ऐसे हमारा कोई कहता था जी 1971 का सेंसस चल रहा है, कोई कहता था जी 2001 का सेंसस चल रहा है। ये 2011 का सेंसस फॉर आर डिलिमिटेशन लिया जाएगा। और किसी स्टेट में अगर हमारा बाय द वे यूटी नहीं बनी होती, रीऑर्गेनाइजेशन ना होती, तो आज तक आपका सेंसस क्यों नहीं हुआ था? आपको 2026 का सेंसस तक वेट करना था। उस दौरान आपकी 3 जनरेशन बड़ी हो गई थी। हो सकता है कि जम्मू में ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती, लेट से कश्मीरी पंडित्स की, या लेट से डोडा के लोगों की, या लेट से कहीं माइग्रेट होकर आ गए, या हम लोग वहाँ चले गए, या जैसे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज आ गए, तो वो आप उनको वोटिंग राइट्स या उनके प्रॉपर जो नुमाइंदगी नहीं मिलनी थी। ये नुमाइंदगी देने के लिए ये सेक्शंस में प्रोविजोज डाले गए। उन प्रोविजोज में बताया गया कि लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो रेलेवेंट फिगर जो लिए जाएंगे, वो जो पब्लिश होगा वो 2026, यूजुअली तो 2026 ही रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 2011 का फॉर J&K के पर्पसेस। अब आगे देखिए, notwithstanding anything, subsection 6, the reservation of the seats for scheduled caste, scheduled tribe in the Legislative Assembly of Union Territory of J&K shall cease to have effect on the same date on which the reservation of the seats for the scheduled caste, scheduled tribe in the House of People shall cease to have effect under Article 334 of the Constitution of India। ये कहते हैं कि reservation SCs और STs के लिए बंद हो जाएगी जिस दिन आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लोकसभा में बंद हो जाएगा। तो अब कहते हैं कल लोकसभा में बंद हो जाए, लोकसभा पास कर दे तो ऑटोमेटिकली आपके भी बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया, अब जो सेक्शन 59 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन 59 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है, देख सकते हैं अगर आपके कैमरामैन फिर से अगर इसको पैन करें, ये पार्ट 5 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इसका टाइटल ये डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम पूरा एक चैप्टर से गवर्न होते हैं डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें डेफिनेशन दे दी गई कि डीलिमिटेशन क्या होगा। एसोसिएट मेंबर होगा जो अंडर सेक्शन 60 बनेगा, जैसे मैंने आपको समझाया, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और जो एमएलएज होते हैं वो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं एज पर द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। फिर डीलिमिटेशन कमीशन क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूट होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डीलिमिटेशन एक्ट 2002 एंड देयर बाय एनी मेड। फिर इलेक्शन कमीशन क्या होगा, फिर लेटेस्ट सेंसस फिगर्स जो मैंने आपको अभी बताया वो कौन से होंगे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का वो पार्लियामेंट्री कौन सा होगा, हल्का असेंबली कौन सा होगा। फिर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्शन 60, 59 में आपने डेफिनेशन आ गई 60। विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, द नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114। पीछे आपने अभी पढ़ा 107 टोटल नंबर ऑफ हमारी असेंबली सीट हमें दी गई, लेकिन ये चैप्टर कहता है जब डीलिमिटेशन होगी तो डीलिमिटेशन यानी कि परिसरन आयोग 107 से 114 पे ले जाएगा, यानी कि उनको भी सिर्फ 7 की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। उनको ये नहीं कहा गया था आप 7 से 20 कर लो, 20 से 30 कर लो। कानून ने ही उनको, पार्लियामेंट ने उनको कहा आप 107 से 114 बना दो J&K के लिए। अब वो 7 सीटें इन्होंने बनानी थी। अब वो 7 सीटें इन्होंने कैसे बनानी थी आगे वो बताया गया है। The delimitation of the constituencies may be determined by the election commission in the manner hereinafter provided। अब वो क्या manner है, number of seats to be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the assembly, legislative assembly, having regard to the relevant provisions of the constitution, the assembly constituencies into which the union territory shall be divided to the extent of each of such constituencies in which of them seats shall be reserved for the scheduled caste, scheduled tribe, and the adjustment in the boundaries and description of the extent of the parliamentary constituencies in each union territory that may be necessary for and or expedient। यानी कि जो बाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको कहा कि परिसीमन लिमिट उसकी चेंज करनी है, बाउंड्री चेंज करनी है, रियासी को आधा काटना है, जम्मू को आधा काटना है, इसको उधर डालना है, उसको उठा के इधर डालना है। जैसे मैंने कहा भाइयों में तकसीम होती है, ये तकसीम वर्ड ही यहाँ से आ रहा है सेक्शन 60 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि आपने कैसे करना है, इनको तकसीम करना है नए तरीके से। आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में हक देने हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। आपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कैसे इनके अंदर इनको हक देने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, जितना रेशो में इनकी रिजर्वेशन है। उसके बाद इन डिटर्मिनिंग द मैटर्स रेफर टू इन क्लॉजेस बी एंड सी, जो अभी आपने पढ़ा, द इलेक्शन कमीशन शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग प्रोविजन, नेमली 1, ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज शैल बी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये नंबर 1 था। नंबर 2, all constituencies shall as far as practicable be geographically compact areas, यानी कि geographically यानी कि एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज उनको कॉम्पैक्ट रखना है, फैलाना नहीं है कि ये यहाँ पर एक यहाँ एंड यहाँ होता है वहाँ वो होता है। अब मैं आपको इस सवाल पे भी आऊँगा कि हमें बड़ा हैरानगी हो रही है जी, अनंतनाग और राजौरी कैसे कनेक्ट हो गए, अनंतनाग और पोर्शन ऑफ पुंछ कैसे कनेक्ट हो गए, वो मुगल रोड की वजह से कनेक्ट हुए।
क्योंकि जब आपकी मुगल रोड बन गई, अब आप जोग्राफिकली इस पीर पंजाल की रेंज से और हिमालयाज की इस वाली रेंज में अब आप इकट्ठे हो। कई मेरे साथी ये भी कहेंगे ये डिक्सन प्लान है, कई मेरे साथी ये कह रहे हैं वो इसलिए कि डिक्सन प्लान क्या था, जो उस वक्त डिक्सन साहब थे, जो भी ब्रिटिश रूलर थे या गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि इस एरिया को हम साउथ कश्मीर को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, पुंछ राजौरी के साथ। तो मेरे को आप एक बताइए, चलिए डिक्सन प्लान तो बना कहीं जाके 1940s में, ठीक है। मुगल रोड कौन से साल में आई थी? मुगल रोड तो हमारी नेशनल हाईवे उधमपुर से पहले थी ना। यानी कि जब मुगल राज करते थे यहाँ पर, जब ना महाराजा जी का राज था, ना उससे आगे था, ना कोई पीछे था, ना अंग्रेजों का राज था, तो रोड कौन सी चलती थी? मुगल रोड चलती थी। आपने उसी को तैयार किया, आपने उसी को चलाया, तभी वहाँ हम इतने बड़े बड़े, आपकी पीर की गली है, आपके वहाँ जो है झरने हैं, आपके वहाँ वो मुगल सराय है, वो क्या कहाँ से आई? इसका मतलब हिस्टोरिकली उस जगह का कोई वैल्यू थी। हिस्टोरिकली शोपियाँ, बफलियाज, थन्ना मंडी, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, ये सारा एक रूट था। ठीक बात है। ये वहां से कनेक्ट होता था आपका पिछले रेंज तक, जम्मू कनेक्ट होता था सियालकोट तक। तो आप हिस्ट्री को कैसे नेगेट कर देते हैं? ये कह के डिक्सन प्लान है। मैं आई एम नॉट अ वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ हिस्ट्री, ना मैं ये कहूँगा कि किसी का प्लान है किसी का नहीं प्लान है, रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करने का प्लान है कि नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर साउथ कश्मीर के कश्मीरी वोटर और हमारे यहाँ का गुज्जर भाई, बकरवाल भाई, पहाड़ी, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ, यहाँ की पॉपुलेशन है पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल की, वहाँ की पॉपुलेशन आ गई कश्मीरीज की। अब आप कहोगे जी पॉपुलेशन वाइज है, तो ये तो देखिए जम्मू में अगर हम इसी चीज़ को मैं अपने ऊपर लगाऊं, तो अगर हम जम्मू वाले हैं और रियासी वाले अगर गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी लोग आ गए, जम्मू वाले, हम कहेंगे ओहो हमें तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बांध के दो, हमें हीरानगर, हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करो, मुसलमानों की अलग करो। ये तो नहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन कहता। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप परिसीमन करें अकॉर्डिंग टू बाउंड्रीज, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरियाज। आपने शेड्यूल, अपनी अभी आपने पढ़ा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को भी बेनिफिट देना है। तो यही सारी चीजें तो उन्होंने मद्देनजर रख के की हैं। अब इसके अंदर हवा मचाना कि नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनता हमारी बड़ी भोली है, उनको समझना पड़ेगा कि ये आपको और मेरे को जब तक समझ आता, लीडर लोग तब तक समझ जाते हैं। बाय लीडर आई मीन पॉलिटिशियन। वो कहता है यार अगर वोट बैंक इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का चेंज हो गया, लेट्स से राजौरी पुंछ को अब एक मेजर वोट चंक मिल गया, अब एमपी राजौरी पुंछ का पहाड़ी या गुज्जर इलेक्ट होगा या अनंतनाग से साउथ कश्मीर से कोई कश्मीरी इलेक्ट होगा? वो अब अपनी अपनी लीडरी चमकाने के चक्कर में है। ये तो ऐसे ही हालात हुए। मैं आपको जम्मू का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी तब उम्र में थे, मैं भी था। हमने जम्मू से चौधरी तालब को इलेक्शन जीतते देखा है, ठीक है। जिस सीट पे पंडित मंगलराम जीतते थे उस पर चौधरी तालब साहब जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे, उसी सीट पे वैस विष्णु साहब जीते, उसी सीट पे अब जुगल किशोर साहब जीते, उसी सीट पे मैंने पुराना सुना है कि डॉक्टर करण सिंह साहब भी जीते हैं। तो अब ये कहो कि नहीं जी गुज्जर कैसे इलेक्ट हो गया, हिंदू क्यों नहीं हुआ, हिंदू हो गया मुसलमान क्यों नहीं हुआ? ये सब नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं, ये सब नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं। गोइंग बाय द पॉपुलेशन, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट के 2 पेजेस मेरे पास आए हैं, मैंने आपको सारी पॉपुलेशन बता दी, वो 2022 के फिगर्स में, ठीक है। 2 से ही स्टार्ट होता है हर एक का। ये तो नहीं कहा किसी को कि एक में जहां 20 लाख की पॉपुलेशन है वहां दूसरे वाले के बाद जी 15 लाख है, तीसरे वाले के बाद 18 लाख है, ऐसा तो नहीं है कहीं पे। सब लोगों में 20 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर ऊपर के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसियां भी ऐसे ही बंटोई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया जस्टिस डिलिमिटेशन कमीशन कर सकता था। नाराजगियां रहती हैं हमेशा, नाराजगियों का कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका तोड़ है, ना ही मैं ही कोई डिलिमिटेशन कमीशन को जस्टिफाई करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मेरी पहली नज़र जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पे गई, रेड विद दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया गया। अब नेक्स्ट सवाल जो कहीं हमारे मैं इंटेलेक्चुअल क्लास कह लीजिए, नेता लोग कह लीजिए, वो डाल रहे हैं। अब देखिए मजेदार बात क्या है, कश्मीर के नेता भी नाखुश, जम्मू के नेता भी नाखुश। ऐसा क्या हुआ? कभी कभी कहते हैं, वो कहते हैं जी जम्मू वालों के साथ हुआ, जम्मू वालों को पता नहीं चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी, हिंदू चीफ मिनिस्टर मिलेगा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी 6 सीटें इंक्रीज हुई, आपने खुद अभी मैंने आपको लिमिट उसमें पढ़ाया, क्या 6 की 6 हिंदू बेस्ड बेल्ट को आई, या वो कहीं उनके साथ गई जिनके साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ था, मुगल मैदान को चले गई? जैसे मैंने आपको बताया, डोडा ईस्ट वेस्ट कट हो गया, उधमपुर कट हो गया, आपका यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी कट हो गई, माता वैष्णवी कॉन्स्टिट्यूंसी कट हो गई। जम्मू को क्या है? जम्मू को तो सिर्फ एक, वो मेरे ख्याल से जम्मू साउथ बना, और वो भी जम्मू साउथ का आधा पोर्शन जो है मीरत साहब वाली साइड आ जाएगी, बाकी आरएसपुरा और सुचेतगढ़ ज्वाइंट कर दिया, रामगढ़ एक एससी कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ अब इस वक्त किसी को समझ आ नहीं रही, तो हर आदमी जो है समझ नहीं आ रही, तो व्हेन यू नो नथिंग देन यू से यस दिस इज ऑल फॉल्स। मैं अभी नहीं कहूँगा,
मैं कोई गवर्नमेंट स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं कोई डिलिमिटेशन का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बट एज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लॉ, जितनी मुझे कानून की समझ आ रही है, मैं सारी जनता को यही कहूँगा कि देखिए, इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। जिस दिन आपके हाथ में ताकत होती है, आप बटन दबा के चुनते हो मुझे राज कौन करेगा। मतलब हमें ऑटोक्रेसी में सिखाया जाता था राजा का बेटा राजा। आपके पास राइट टू चूज नहीं था। नहीं था बिल्कुल। वो चाहे जालिम हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जैसा फिलेंथ्रोपिस्ट हो, चाहे वो जालिम कोई राजा बन जाए, राजा राजा ही रहता था। लेकिन डेमोक्रेसी वो है, सिंपल शब्दों में, जहां मेरे पास, आपके पास, मेरे कैमरामैन भाई के पास इख्तियार है, बटन दबाएंगे तो राजा हमारा बनेगा। बिल्कुल। अब ये भैया, ये इनकी बातों में मत जाओ कि ये हो गया वो हो गया। वो अपने राजबाट को देख के कर रहे हैं। आप अपना देखो कि क्या मेरे बटन में ताकत आई कि नहीं आई। बिल्कुल। मेरे बटन में ताकत पूरी है, मेरे बटन में पूरा मेरे साथ इंसाफ हुआ, हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये छोड़ दो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा मुसलमान बनेगा, ना हिंदू चीफ मिनिस्टर बन के कोई अच्छा हुआ, ना मुसलमान बन के कुछ अच्छा हुआ। हमारे साथ हमेशा जुल्म होता है, हमारे साथ यही रिश्वतें चलती रही हैं, पॉपुलेशन का बेड़ा गर्क होता रहा है। मतलब अभी आप शुरू करते हो लड़ना, सुबह पटवारी से वहाँ से लड़ते रहते हो कमिश्नर सेक्रेटरी तक। चीफ मिनिस्टर कौन आएगा कौन जाएगा ये हमें मैटर नहीं करता। ये उन नेता लोगों के फुलके हैं कि वो जो कहते हैं जम्मू वाला बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कॉन्स्टिट्यूंसियां जैसे कटी हैं, 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक हिंदू बेल्ट को मिली है, बाकी 6 की 6 उन पोर्शन में गई है जहां मेरे ख्याल से देयर इज नो मतलब शाइंग अवे सेइंग कि वो मुसलमान लोगों को ही बढ़ी है, चाहे वो डोडा में बढ़ी है, चाहे वो पुंछ राजौरी में बढ़ी है, चाहे वो रामबन में बढ़ी है। तो इसलिए ये कहना, हाँ जम्मू रीजन में जरूर बढ़ी है। अब जम्मू जम्मू कह के अगर कश्मीर वाले हमें मैनिपुलेट करें और ये कहें अरे अरे सारी जम्मू को दे दी, 6 जम्मू को दे दी, अरे मैं ये कह रहा हूं, आपने आपके सामने मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ के सुना दी, कौन से 6 जम्मू को दे दी और कहां बनी और कैसे आया। अब नेता इलेक्ट होना है। मैं कह रहा हूं जैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसियां अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बन रही है, आपकी शेड्यूल ट्राइब को पहली बार इतनी कॉन्स्टिट्यूंसियां दी गई, क्यों नहीं ऐसा होगा कि कल कहीं गुज्जर कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। साथ ही साथ अगर एक बंदे को चले गई और वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, आप पीएजीडी बना सकते हो, जम्मू वाले जम्मू का फ्रंट बना सकते हैं। अगर गुज्जर बकर वालों ने अपना बना लिया, 7 की 7 या 8 की 8 सीटें, जो वो 9 पे आ गए इस समय, 9 सीट्स उनको दे दिए। वो कहते हैं हमारी एज पर पॉपुलेशन 12 होनी चाहिए, जो मैं उनका पढ़ रहा हूँ। मैं अभी ये नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 9 इज ऑल्सो वेरी बिग फिगर। एक असेंबली जिसमें 114 वहां 9 की 9 अगर एक साइड टिल्ट हो जाए तो वो अपना उप मुख्यमंत्री मांग सकते हैं, हिंदू अपना मांग सकता है कि मेरा चीफ मिनिस्टर हो, कश्मीरी अपना मांग सकता है। तो इसलिए इस वोट बैंक को हमें इतना नीचे नहीं ले जाना, मोहल्ले वाइज नहीं लेके जाना। तो वरना कश्मीरी क्या है फिर, 2 मिनट के लिए अगर मैं पूछूं, अगर आप हिंदू मुसलमान भी करते हो, ऊपर से कश्मीरी गुज्जर भी करते हो, ऊपर से आप बड़े सारे फैक्टर्स को लेके आते हो, तो कश्मीरी क्या है फिर, लिंग्विस्टिक लोग हैं। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं कश्मीरी, वही कश्मीरी हुए। मतलब कश्मीरी पंडित अलहदा हो गया, डोडा किश्तवाड़ रामबन की बेल्ट अलहदा हो गई, पुंछ राजौरी अलहदा हो गई, उसमें भी पहाड़ी और गुज्जर हो गए, वो अलहदा हो गए, हिंदू अलहदा हो गया, हिंदू के अंदर भी सब कैस्ट अलहदा हो गए। इतना नीचे मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को हमें नहीं लेके जाना चाहिए। मैं सब वोटरों को मुबारकबाद दूंगा कि नए तरीके से अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि ज़मीनें बंटी हैं, नए तरीके से अब आप शुरू करो। बड़े नेताओं की यहाँ मतलब कईयों की तो बिसाख खत्म हो जाएगी, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट करनी पड़ेगी और कई नए नेता पैदा होंगे। और इसीलिए यूथ को तैयारी रखनी चाहिए। इसको कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, अंग्रेजी में ये कहा गया है। बड़ा कुछ बदला गया। अगर हम यूनियन टेरिटरी में आ गए तो ये भी एक मुबारक की बात है कि ये जो हुआ ये भी अच्छा हुआ। जैसे हम सेक्शन 59-60 अभी पढ़ रहे थे कि क्या क्या रीजन रहेंगे, कैसे आगे जाएगा। मैं मैंने आपको बड़े बारी भी कहा जैंग साहब कि मैं सोच अपनी पॉजिटिव रखता हूँ। आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और मुझे इस डिसीजन से भी कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है। नेताओं की रोटियां फूक जाएंगी, नेताओं के राजपाट खत्म हो जाएंगे। जिस नेता ने अपनी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी नरिश की है, जैसे वो अनंतनाग में सिर्फ डूरू अनंतनाग आगे पीछे करता था, अब उसको राजौरी पुंछ के लोगों से भी आके वोट मांग रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पुंछ से कोई भाई खड़ा हुआ इलेक्शन तो उसने अनंतनाग भी जाके वोट मांग रहा है। सिर्फ वोट मांगने वाली बात है। वो तो आप तो पॉलिटिकल पार्टियां कोई रीजन बेस्ड पार्टी थोड़ा होती है कि मैं सिर्फ कश्मीर की हूँ या मैं सिर्फ साउथ कश्मीर की हूँ, नॉर्थ कश्मीर की हूँ या मैं सिर्फ जम्मू की हूँ। आपको फिर पूरा इलेक्शन लड़ना है, आपको डेवलपमेंट का एजेंडा रखना है, आपको हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं रखना। आपको एजेंडा रखना है कि आप अपने लोगों के लिए क्या करोगे। क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो पुंछ का है, चाहे वो राजौरी का है, सबकी प्रॉब्लम्स हमारी कॉमन है। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है करप्शन, हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। आपका फ्यूचर बन गया, आप राजपाट करते आए हो, आप मंत्री बनोगे, झंडी लगाओगे खूब। आज इनकी देखो, इनका रिटर्न देखो, अगर आप इनकी प्रॉपर्टी रिटर्न जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखो, जिस नेता ने पिछली बारी प्रॉपर्टी अपनी 20 लाख या 30 लाख की शो की होगी, अगले इलेक्शन में वही नेता 30 की 50 की करोड़ पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंचती है, कि सवाल क्यों नहीं पूछता? तनख्वाह के ऊपर पहुंचती है। इनको कोई ठेकेदारी है, इनको कोई कमीशन है, कहां से इतना पैसा आ रहा है? आज आपकी जमीनें हैं 10 कनाल, अगली बारी हो जाती है 100 कनाल।
तो हम लोगों ने आपके लिए थोड़ा हम पैदा हुए हैं कि हम डंगर क्लास हैं, हम वोट जहां कहोगे वहां डाल देंगे। अब हमारी जनरेशन तैयार है, हम पढ़े लिखे कीन ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीरी हो। मैं अपने हर नौजवान भाई को यही कहूंगा कि इट इज़ अ टाइम फॉर अस। अब हमारे वोट में ताकत आई है, इलेक्शन आने दीजिए, एटलीस्ट ये ब्यूरोक्रेटिक राज खत्म होगा, हमारे अपने लोग राज करेंगे और हम सोच समझ के अब की बारी वोट डालेंगे। क्योंकि इनके पास भी अब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इतना ही है, 15% के हिसाब से ये भी कोई मंत्री 9 ही मंत्री बना सकते हैं। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये जो पहले 25-25 का काफिला होता था, 40 मंत्री होते थे, ऐसा खत्म है अब। एमएलसी होंगे ही नहीं अब आपके पास। अपर हाउस खत्म है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कर्टेल्ड हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर होगा, पुलिस और विजिलेंस की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगी। आप बन के भी मिनिस्टर अगर हमारी सेवा नहीं करोगे, 5 साल में हम बदल देंगे। सेवक हो, सेवक बनो, और सेवक जो अच्छा होगा वही कामयाब होगा। एज अ जनरल पब्लिक मैं सिर्फ यही आपको मैसेज दूंगा कि ये इन चीज़ों में मत घुसिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों के ड्रामे हैं। मैं तो अपेरेंटली जो रिपोर्ट आई है, जो अभी मैंने पढ़ी है, मुझे तो बड़ा अच्छी लग रही है, बड़े मज़ेदार लग रही है कि बहुत अच्छा होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी अदली बदली जाएंगी। मुझे अपने नहीं पता, मैं अगर यहाँ का रिहायशी हूँ, मुझे नहीं पता मैं बहू में आ रहा हूँ, जम्मू साउथ में आ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ भी आऊँगा मेरा वोट तो एक ही रहेगा। बिल्कुल। वोट तो एक ही रहेगा, वही 5 पार्टियां लड़ेंगी। ये कंटेस्टेंट के बीच में झगड़ा है कि किसने मेरे यहाँ काम किया हो। मैं तो उस कंटेस्टेंट को पहले यही पूछूंगा कि भैया आपने मेरे मोहल्ले में क्या काम किया, मेरी सड़क का क्या काम किया, मेरी नालियां ब्लॉक हैं, ये काम क्या किया। मैंने अपने सवाल पूछने, इनकी बात छोड़ दो किसने नरिश की है कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ियों में, किसने की है गुजरों में, किसने की है कश्मीरियों में। इनकी नरिशमेंट पे मैंने ही परेशान होना। मैंने ये होना है कि इलेक्शन जल्दी आए, मेरे वोट में ताकत है, और वोट मेरा, क्योंकि जितना लंबा मेरे वोट का वक्त खींचा जा रहा है। देखिए आखिरी इलेक्शन हमारे हो गए थे उस वक्त, फिर ये जो पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई, उस दिन के बाद आज कितने साल निकल गए, लगभग 4 साल से ऊपर हो गए। 4 साल में पंजाब में दूसरी बार इलेक्शन आ गए। हम लोगों हिमाचल ने गवर्नमेंट अपनी बदल दी, हम लोग अभी भी बैठे हैं जम्मू कश्मीर वाले की नहीं जी अभी इलेक्शन ही नहीं है। हम सोचेंगे क्या सोचना यार, मेरा राइट है, पंचायत में इलेक्शन वोट डालना मेरा राइट है, डीडीसी इलेक्ट करना मेरा राइट है, एमपी एमएलए बनाना मेरा राइट है। मैं तो कह रहा हूं मैंने अपना राइट अगर खो दिया और इनके चक्करों में पड़ा रहा तो मेरे से ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ी कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करूंगा, डीलिमिटेशन को करूंगा कि जो आपने प्रोसेस करना है जल्दी जल्दी कीजिए, और जल्दी जल्दी कीजिए, अनाउंस कीजिए इलेक्शन, सो दैट मैं तैयारी करूं मैंने वोट किसको डालना है। उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने तैयारी करनी है किसने लड़ना है किसने लड़ना। मैंने भी अपना माइंड मेकअप करना है कि मैंने वोट किसको डालना है, और मैं तैयारी करूंगा उस पॉलिटिकल पार्टी को सवाल पूछने की कि आपने मेरे यहाँ क्या काम किया। असम सर, ये जो एसटी और एससी को जो सीटें रिजर्व की गई हैं, ये भी इन पे कोई एहसान नहीं किया गया, ये भी कानून की किताब के हिसाब से ही हुआ है। कौन, मैं यही तो आपको बता रहा हूं। अगर कोई ये पार्टी क्लेम करे कि हमने पता नहीं इनको एम्पावर किया है, ये कानून ने एम्पावर किया है। हाँ, ये बात जरूर है डैंग साहब की ये कानून रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है। अगर मैं इस कानून की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं ना कि कानून की वजह से हो रहा है, ये कानून लाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हैं चाहे वो अमित शाह हैं, मुझे उनकी तारीफ करनी बनती है। जब मैं उनको कंडेम कर सकता हूं कहीं बुराई पे, तो मुझे जहां अच्छा है वहां अच्छा भी कहना चाहिए, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन कि मेरे को कहीं उनका किसी एजेंडा पे चलना है। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि ये जो कानून जिसने इख्तियारात दिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, बहुत अच्छे दिए, पूरे दिए, अच्छे दिए। नंबर 2 आ गया, डिलिमिटेशन रखी, बहुत अच्छी रखी। नंबर 3 रीऑर्गेनाइजेशन रखी। हम डिफरेंस हो सकता है कि हम स्टेट वापस बनाओ, हम यूनियन टेरिटरी में एक छोटे क्राइटेरिया पे चले गए, बट मैं कहता हूँ बन गए हैं, वापस आने के लिए भी ग्रो करना पड़ेगा मुझे। ग्रोथ में यही है कि जब तक मैंने अच्छे नेताओं को, चाहे मैं स्टेट हूं चाहे मैं यूनियन टेरिटरी हूं, अगर मेरा रूलर अच्छा है, मुझे अच्छा आदमी रूल कर रहा है, अच्छा कानून आ रहे हैं, करप्शन फ्री स्टेट है, मुझे उससे बढ़िया और क्या चाहिए। लेकिन अगर मैं वोट डालने के बाद भी मेरा चहेता नेता भी आ जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेस्ट नेता, बहुत अच्छा नेता भी आ जाए, लेकिन करप्शन वैसी की वैसी रहे, मैं दुखी रहूं, मेरा परिवार दुखी रहे, मेरे दोस्त दुखी रहे, उस मैंने नेता को क्या करना है। मुझे तो चाहिए चाहे वो आर्मी का जनरल नेता बन जाए, मेरा चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन अगर वो करप्शन फ्री दे देता है, मेरे लोगों को बराबर का इंसाफ मिलता है, ये नहीं किसी को शिकायत मिलती कि यार वो मैं पहाड़ों से आया हूँ, डोडा से पीछे से, या पुंछ से, रजौरी से, बफलियाल से, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मेरा बच्चा बेचारा कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, इनको मिलती है, या कश्मीर के बच्चों को मिलती है, जम्मू के बच्चों को मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने रूरल और अर्बन डिवाइड खत्म करना है, आपने हिंदू मुसलमान डिवाइड खत्म करना है, आपने कश्मीरी जम्मू वाला डिवाइड खत्म करना है। और मुझे मन ही मन पता नहीं क्यों प्रसन्नता हो रही है कि ये जो कश्मीर वर्सेस जम्मू का खत्म कहानी थी वो खत्म हो गई। वो पुंछ और राजौरी हमारा था, अनंतनाग उनका था, वो मिक्स हो गया, एक नया चीज बनी। अब मुझे तो ये समझ आ रही है कि शायद वो प्रोविंस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और कश्मीर वर्सेस जम्मू की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये नेताओं ने लड़ाई लगवाई थी अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जम्मू में आकर जम्मू की बात करते थे, कश्मीर में आके कश्मीर की बात करते थे। अब लो बात ही खत्म हुई, आपके नंबर ऑफ वोट इकट्ठे हैं,
अब तैयारी ये करो कि किसने इलेक्शन लड़ना है। हमारा पुंछ का नेता इलेक्ट होगा अनंतनाग से, अनंतनाग का नेता इलेक्ट होगा पुंछ से, क्योंकि साउथ कश्मीर वॉज आप समझ सकते हैं कश्मीरी बैस्टियन। हर पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती थी कि साउथ कश्मीर हमारा है। साउथ कश्मीर को जोड़ दिया पुंछ राजौरी के साथ। पुंछ राजौरी जम्मू वाले क्लेम करते थे हमारा, तभी मैंने एग्जांपल दिया कि चौधरी तालिब को जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन हम लोगों ने जिताया, जनता ने जिताया। ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से आ गए, जम्मू ने अलग वोट डाला और राजौरी पुंछ ने अलग डाला। इसका मतलब जहां राजौरी पुंछ जम्मू के साथ उनकी सीटें थी, आज अनंतनाग के साथ उनकी सीटें जाके तो बराबर ऑलमोस्ट इंसाफ हुआ, नंबर ऑफ सीट्स बराबर हुई। जम्मू को डाल दिया आपने हीरानगर तक, यानी कि कठुआ को आपने काट के हीरानगर हमें दे दिया। तो अपेरेंटली मुझे नहीं लगता कोई बेइंसाफी है। बाकी आपके माध्यम से एक कानूनी बात मैं और बता दूं, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 जो है वो ये कहता है कि वंस इट इज पब्लिश, जैसे मैंने आपको समझाया, एसोसिएट मेंबर्स को दिया जाएगा, फिर इनके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, फिर इनके कमेंट्स को और डीलिमिटेशन की अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। पार्लियामेंट और असेंबली को भेज दिया जाता है। असेंबली हमारे यहाँ है नहीं, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट उसको पास कर देगी, एक्सेप्ट कर लेगी, पब्लिश हो जाएगा, देन दिस रिपोर्ट विल बिकम फाइनल। बदलाव होने के कुछ चांसेस हैं? किस सेंस में बदलाव? मतलब कुछ भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन फाइल करता है? हाँ हाँ, वो उन्होंने कंसिडरेशन, ऑब्जेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती। ऑब्जेक्शन अगर कोई अच्छे, जैसे आप अच्छी राय दे देंगे, मैं अच्छी दे दूंगा कोई, लेकिन राय लॉजिकल भी तो होनी चाहिए वो राय। हाँ, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ये नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरी तैयारी नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो लॉजिकल नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी डोडा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी दो बनी, क्या वो डोडा के लोग खुश नहीं होंगे जो शुरू से इल्ज़ाम लगाते थे कि जी हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खत्म है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स ले लेते हैं, रियासी में पहले माँ वैष्णो देवी का रखा हुआ था, क्या वो लोग खुश नहीं होंगे जो अलग वो गांव कटेंगे, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी कटेंगी, उनका अपना एमएलए होगा? ऐसे ही जम्मू साउथ के लोग, हम कहते थे जी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की जम्मू कैंट है, इसमें हमें भाऊ भी इसके अंदर है, भटिंडी भी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, ग्रेटर कैलाश, शनीमत, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट कर चुकी है। आप ये भी तो समझिए वक्त ब वक्त कैसे लोग शिफ्ट होते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन ऑफ द पीपल। जो लोग पुराने ओल्ड जम्मू में रहते थे, आज मैक्सिमम वो गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत में शिफ्ट कर चुके हैं। तो क्या पॉपुलेशन टर्न नहीं हो गई? ईस्ट जम्मू ईस्ट की पॉपुलेशन डाउन और जम्मू कैंट की पॉपुलेशन अप हो गई है। तो यही चीज़ तो पॉपुलेशन के बेसिस पे आपने वोट काट, आपने कॉन्स्टिट्यूंसियाँ काटी। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कटने के बाद, जैसे मैं आपको भी वो लास्ट बता रहा था कि जब ये ऑफिशियल फिगर्स में पब्लिश होकर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, शायद नेता लोग ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, चैलेंज करेंगे, ये किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होता डीलिमिटेशन। यस, किसी भी कोर्ट में कानून में लिखा हुआ है कि दिस डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज विल नॉट बी चैलेंजेबल, रिपोर्ट विल नॉट बी चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। तो ये गुमराह करना लोगों को कि हम अब ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलान कर देंगे, हम कुछ नहीं होने वाला। आप आगे की तैयारी कीजिए। हम बैठ चुके हैं, पेटियां अपनी जहाज़ में बैठे हैं, बांध लीजिए, अब हम स्पीड जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ बार बार गवर्नमेंट को ये कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जहां आपने इतने इनिशिएटिव्स ले लिए, हम आपके साथ हैं। हम हर उस अच्छी नीयत के साथ हैं जो आप जम्मू कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाते हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को महदूद मत कीजिए। अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल वोटर ने डिसाइड करना है। अपना हुक्मरान मैं फैसला करूंगा, मेरा हुक्मरान कौन होगा। अच्छा काम नहीं करेगा तो बदल दूंगा। मेरे साथ वाली स्टेट में, पंजाब में, हिमाचल में दूसरी बारी इलेक्शन हो गए, मुझे अभी तक मेरा हक ही नहीं मिल रहा इलेक्शन करने का। तो यानी कि मुझे डेमोक्रेसी से आपने महदूद रखा हुआ है। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चूम चड़कों में मत फंसें जनता को, कि क्या हो रहा है डीलिमिटेशन। मतलब जनता इस वक्त एक स्टेट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, वो जिटरी में है, कन्फ्यूजन में है कि अरे उनके साथ हो गया, उसके साथ हो गया, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो तैयारी जिसने इलेक्शन लड़ने की हुई है उसने किया। आपका एक वोट है, एक ही रहेगा, चाहे आप जम्मू साउथ में डालोगे, चाहे आप बहू में डालोगे, चाहे जम्मू नॉर्थ में डालोगे, चाहे जम्मू वेस्ट में डालोगे। मेरे वोट की ताकत एक ही है। अब मैं फैसला करूंगा कि किसने मेरा काम किया था, किस पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था, मैं आप बताऊंगा आपको। वक्त मेरा आ गया, पे बैक टाइम है इसे कहते हैं। तो वोटर्स को खुश रहना चाहिए। नाउ इट इज योर पे बैक टाइम। आप बस घर में तैयारी करके रखिए, उसी को वोट डालिए जो आपका काम कर रहा है, जो आपके साथ मतलब आपके हक मार रहा है, जिसकी वजह से आपको सड़कों पे आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें धरने मारने पड़ रहे हैं, या डैंग साहब के पास मीडिया पे शोर मचाना पड़ रहा है। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी। मैं तो सिर्फ अब यही करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और मोदी साहब को भी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अमित शाह साहब को रिक्वेस्ट है, एलजी साहब को रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पे हमारे इलेक्शन करा दीजिए, हमारे हक हमारे लोगों को वापस भेज दीजिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।